सरकारी सेवा में ऑडिट एक बहुत विशेष चीज़ है। जानकारी के लिए ये वीडियो है। लोक प्रशासन विषय के अंदर एक पूरे कई चैप्टर हैं, जिनमें से एक चैप्टर ऑडिट का भी है। अकाउंट एंड ऑडिट के अंतर्गत ये ऑडिट आता है। लेखा परीक्षण या अंकेक्षण कहते हैं इसे। सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, जीएस के लिए बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। P1 बैच यानी एक पेड ग्रुप जो था, उसके वीडियोस को ओपन कर दिया गया है। तो ये वीडियो आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, नॉर्मल स्पीड पर देखिए, चिचिया के मत देखिए। नॉर्मल स्पीड पर सदैव वीडियो देखना चाहिए, हाई स्पीड पर नहीं देखना चाहिए। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर। IAS इक्विवेलेंट रैंक होता है ये। व्हाट्सएप नंबर 9540497415 है, जो सिर्फ एडमिशन क्वेरीज के लिए है। बाकी क्वेरीज यहाँ पर कमेंट्स में करिए, स्वागत है, मैं उत्तर देता हूँ सभी को। ऑडिट का मतलब होता क्या है? ऑडिट का अर्थ है वर्ष भर में किसी सरकारी विभाग द्वारा जो भी आय व्यय हुआ है उसका लेखा जोखा। ये ऑडिट कई प्रकार का होता है। एक प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, यानी जिसमें ये देखा जाता है कि हर एक एक्सपेंडिचर और हर एक इनकम वाउच्ड है या नहीं, टोटल सही है कि नहीं। VOUCHED, वाउच्ड यानी प्रपत्रों से प्रमाणित है कि नहीं। कोई इनकम है तो उसका कोई बिल होना चाहिए, कोई एक्सपेंडिचर है तो उसका कोई इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए, चालान होना चाहिए, कुछ चीज़ होनी चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट हो और वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नियम ये है कि प्रत्येक परचेज जो है वो रजिस्टर्ड डीलर से होगी या सरकार ने जिसको निर्धारित किया हो उससे होगी। इसी तरह प्रत्येक व्यय जितना भी जो है, चाहे वो परचेज के अलावा कुछ भी हो, लेकिन उसका वाउचर होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। तो वाउच्ड होनी चाहिए। बस इतना ही अगर ऑडिट में देखा जाए तो इसको प्रोप्राइटरी ऑडिट कहते हैं। अगर ये भी देख लिया जाए कि जिस अधिकारी ने ये व्यय किया है उसको व्यय करने का अधिकार था या नहीं, तो ये क्वालिटी ऑडिट कहलाता है। भारत में ये सभी ऑडिट होते हैं। ये क्वालिटी ऑडिट है। लॉफुल तरीके से वो एक्सपेंडिचर किया गया या नहीं, लॉफुल तरीके से वो चीज़ परचेज की गई या नहीं, या कुछ भी इनकम की गई या नहीं, लॉफुल तरीके से। इसी प्रकार से ग्रीन ऑडिट होता है, यानी कि व्यय करने में, सरकारी कामकाज करने में कोई पर्यावरण का प्रदूषण तो नहीं हुआ है। जेंडर ऑडिट होता है, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जितना सरकार ने कहा है उतना है या नहीं। इस तरह से अकाउंटिंग भी होती है। प्रोप्राइटरी अकाउंटिंग होती है, ग्रीन अकाउंटिंग होती है, जेंडर अकाउंटिंग होती है। इन्हीं का ऑडिट होता है। एक बड़ा ही भ्रम है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ऑडिट इज ए पोस्टमार्टम एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, भ्रम होने के बावजूद भी, कि ऑडिट पोस्टमार्टम एक्टिविटी ही होता है। जब व्यक्ति मर जाता है तब पता लगाया जाता है कि बीमारी क्या थी, क्यों मरा। ऐसे ही जब ऑडिट होता है तो जो खर्चे हो चुके, वर्ष पूरा हो गया, 31 मार्च हो चुका, अब कुछ हो नहीं सकता, तो ये पता लगाया जाता है कि कोई खर्चे अगर गलत हुए हैं तो दंड दिया जाए। यदि 50,000 से ज़्यादा कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पाई जाती है
तो पार्ट 2A का पैरा बनता है, ये टेक्निकल टर्म है। फिर जो है वो रिपोर्ट भेज दी जाती है भारत के राष्ट्रपति को, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर को, और फिर वहाँ से विभाग को जाती है। एक कॉपी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जाती है, जो संसदीय समिति है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पर काफ़ी खिंचाई करती है, और जिस अधिकारी की गलती होती है उसको दंड दिया जाता है। अगर वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी समाप्त की जाने योग्य है तो समाप्त कर ली जाती है। जैसे कि मैं बिक्री कर विभाग में था, जिसका नाम व्यापार कर हो गया, फिर वाणिज्य कर हो गया, जीएसटी है अब। तो हमारे यहाँ पहले वाले एक्ट में, उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 में, एक धारा 22 होती थी, एक धारा 21 होती थी, और एक धारा 10B होती थी, 10B, ABCD वाला B। इनके अंतर्गत रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक किया जा सकता था। धारा 22 अपरेंट मिस्टेक्स को सुधारने के लिए था, धारा 21 रेवेन्यू की मिस्टेक्स को सुधारने के लिए था, और 10B जब हमारे हाथ से, यानी कर निर्धारण अधिकारी के हाथ से बात निकल जाती थी, तो हमारे जो एडिशनल कमिश्नर हैं या जॉइंट कमिश्नर हैं, वो अपने आदेश से रेवेन्यू को बचाने की प्रयास किया करते थे, लेकिन अधिकारियों को पनिशमेंट मिल जाता था। 10B हो जाने का मतलब है अधिकारी को पनिशमेंट मिलना तय है। कभी कभी एक विचित्र परिस्थिति और होती थी। व्यापारी पे टैक्स लगा है तो व्यापारी अपील में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा। अब ट्रिब्यूनल में जब गया तो अगर ट्रिब्यूनल के बीच में ही ऑडिट हो गया और ऑडिट में पाया गया कि टैक्स कम लगा है, पार्ट 2A का पैरा बन गया, PAC में चला गया, अधिकारी पनिश होना तय है, तो अधिकारी मेंबर ट्रिब्यूनल यानी ट्रिब्यूनल में ये रिक्वेस्ट कर लेते थे, क्योंकि ट्रिब्यूनल के अधिकारी हमारे ही सीनियर होते थे, कि सर हम तो लगाना भूल गए टैक्स, आप लगा दीजिए और हमें जो भी छोटा मोटा दंड है वो दे दीजिए। तो खुशी खुशी दंड ले लेते थे, क्योंकि ट्रिब्यूनल से दंड छोटा मिलता और PAC से दंड मिलता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर रिकमेंड करती तो नौकरी ही चली जाती। ऑडिट इतनी खतरनाक चीज़ है, इसीलिए लोग बताते हैं कि ऑडिट में बहुत भ्रष्टाचार होता है। ऑडिटर्स आते हैं, बड़े पैसे की डिमांड करते हैं कि पैसा दीजिए, अन्यथा हम ये करेंगे वो करेंगे। खैर, इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहता। सरकारी नौकरी में, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा सुनते रहते हैं, मैंने तो देखा है। और एक बार मैंने ऑडिटर्स को उनका मांगा हुआ कुछ नहीं दिया था, तो उन्होंने मुझे इतना तंग किया था जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत ज़्यादा तंग किया था। तरह तरह से तंग करने की गुंजाइश होती है। आज मैं सिर्फ ऑडिट की बात बता रहा हूँ, आगे और भी बताऊँगा जिससे जब आप नौकरी करें। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद एस्पिरेंट्स को जनरल नॉलेज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरव्यू के पर्पज़ से भी ज्ञान देना है। नौकरी करना सिखाना यहाँ पर नहीं उद्देश्य मेरा। क्योंकि हज़ारों छात्रों को मैं देख रहा हूँ, 2016 से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने अब तक तो सिलेक्शन की कोई खबर नहीं दी है। मेरे पेड क्लास के स्टूडेंट तो देते ही रहते हैं, हर साल सिलेक्शन की न्यूज़ अखबारों में छपती रहती है मेरी पेड क्लास के स्टूडेंट्स की। लेकिन फ्री चैनल के स्टूडेंट ने, एक आध ने कभी किसी ने दे दी हो तो दे दी हो। ऐसा लगता है जैसे मन से पढ़ते नहीं। मन से पढ़ाने के लिए आपको एंगेज होना पड़ता है, कोई ना कोई पेड क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। एक बार आपको सोचना चाहिए कि 6 साल आपको हो गए, 2016 से 6 साल आपको हो गए, आप कुछ नहीं कर पाए। या तो अच्छा स्टूडेंट वही है, कमेंट्स में भी देखते हैं उनके नाम, अन्यथा भी उनके नाम दिखाई दे जाते हैं कहीं ना कहीं। तो बेटे आप कर क्या रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? मुझे अच्छा लगेगा यदि कुछ लोग कमेंट्स में ये बताएं कि सर मैं आपको 5-6 साल से देख रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में एक नौकरी भी कर रहा हूँ और मेरी नौकरी ये है। मुझे सुन के अच्छा लगेगा। लेकिन अगर 5 साल से आप 6 साल से बेरोज़गार हैं और IAS PCS के भरोसे बैठे हैं, तो आप अपने प्रति
अपने परिवार के प्रति, और अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति या पत्नी के प्रति, अपने भविष्य में होने वाले बच्चों के प्रति, या यदि आपके बच्चे हैं तो उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कोई जॉब पकड़िए। मैं होता कौन हूँ कहने वाला? एक रिश्ता आपसे बनाया हुआ है, वही होता हूँ जो आप मानते हो। न मानते हो तो कोई नहीं होता, मानते हो तो सब कुछ होता हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि आपने अब तक आखिर क्या किया? फ्री चैनलों के भरोसे, मेरे और मेरे जैसे तमाम सारे चैनलों के भरोसे कोई तैयारियां इतनी लेवल तक नहीं होती हैं। मैंने तो शुरू में यही कहा था कि आप फ्री चैनल से भी आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। मैं बड़े उत्साह में था, मुझे लगता था आप लोग बहुत पढ़ने वाले होंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरी उस आशा पर तुषारापात कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि आप लोग उतने पढ़ने वाले हैं नहीं जितना मैं सोचता था। मैं सोचता था फ्री चैनल के बल पर आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपने कोई रिजल्ट नहीं दिया है। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, जबकि मैंने फ्री चैनल पर इतना दिया है जितना कोई पेड चैनल पर नहीं देता है। और ये वीडियोस तो मैं पेड चैनल वाले फ्री कर दिए मैंने। हालांकि ये पेड जैसा पेड चैनल नहीं है। 1100 रुपये का सब्सक्रिप्शन लगाया था मैंने केवल, उसको कुछ 100 लोगों ने लिया, सैकड़ों बच्चे उसमें आए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे इसको फ्री चैनल पर लाना पड़ा, इसलिए मैं फिर से फ्री चैनल पर आ गया। इसको पेड बैच नहीं कहते हैं बेटा। 1100 रुपये से लेके 2900 रुपये तक इसके चार्जेस रहे। 2900 रुपये पर एक भी एडमिशन नहीं है मेरा। 1100 रुपये, 1200 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 2100 रुपये पर एडमिशन है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 2100 पे 10-12 एडमिशन है, तो मोस्टली 1100 रुपये वाला बैच है। 1100 रुपये कोई पेड बैच थोड़ी होता है। लाइफ टाइम 1100 रुपये दिए। पेड बैच का मतलब है 1,80,000, 1,35,000, 69,000, 39,000, 15,000, ये पेड बैचेस हैं। तो ऑडिट पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है। नो डाउट ये काम करने के बाद होता है ऑडिट, लेकिन ये पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है। इससे सबक मिलता है उनको जो खर्च कर रहे होते हैं। यानी ऑडिट जो है पास्ट का पूरा पोस्टमार्टम तो है ही, लेकिन जब इसका परिणाम आता है, जब अधिकारियों को दंड मिलता है और विभागीय सर्कुलर्स में ये सूचना प्रसारित होती है, विभागीय पत्रिकाओं में ये सूचना दी जाती है कि फलाने फलाने अधिकारियों को दंडित किया गया है इस बात के लिए, तो जो नए अधिकारी हैं या जो बाद के अधिकारी हैं या जो वर्तमान अधिकारी हैं वो सतर्क हो जाते हैं और सतर्क होकर काम करने लगते हैं। इसलिए ऑडिट एक पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है, ये शिक्षण प्रक्रिया भी है, ये एक तरह की टीचिंग एक्टिविटी भी है। इससे सबक लेते हैं लोग। इसके अतिरिक्त एक प्री ऑडिट भी होता है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, आपका कोई टीचर इस बात को नहीं जानता। अगर वो टीचर मेरा वीडियो देखता रहा हो तो जान गया होगा। मैं ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ मुरादाबाद में 1983 से लेके 86 तक। ट्रेजरी ऑफिसर का मतलब है गवर्नमेंट का अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर, लेखा जोखा अधिकारी, खजाना अधिकारी। तो ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। प्री ऑडिट का मतलब है ट्रेजरी ऑफिसर के पास जब कोई बिल पास होने आता है तो ट्रेजरी ऑफिसर को अगर लगता है कि बिल पास नहीं होना चाहिए तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो रिजेक्ट ना करना चाहे तो उसको प्री ऑडिट के लिए भेज सकता है महालेखाकार को, यानी कि सीएजी को भेज सकता है कि आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैंने प्री ऑडिट बहुत सारे बिल करवाए। जनरली कोई भी TR-18 का प्रयोग नहीं करता है। ट्रेजरी रूल 18 है ये, इसका कोई प्रयोग नहीं करता है ट्रेजरी ऑफिसर, लोगों को ज्ञान ही नहीं है। मैंने ट्रेजरी रूल्स बहुत अच्छे से पढ़े थे, मुझे पूरन चंद तिवारी जी ने पढ़ाया था। पूरन चंद तिवारी जी एक अपने आप में हस्ती हैं पढ़ाने के मामले में। उनके 2 बेटे आईएएस हैं, चंचल तिवारी और दूसरे बेटे का नाम मुझे ध्यान नहीं है, रिटायर हो गए होंगे डेफिनेटली। उनके बेटे भी रिटायर हो गए होंगे, ईश्वर करे वो इस संसार में हों। पूरन चंद तिवारी का पढ़ाया हुआ मात नहीं खा सकता कभी भी, ऐसे तिवारी जी मेरे गुरु थे। उन्हें फाइनेंशियल हैंडबुक्स मुँह ज़बानी याद थी, और बुक्स ही नहीं, इंटरप्रिटेशंस भी उनको याद थे। तो मुझे पता है कि प्री ऑडिट क्या होता है। यानी कि ट्रेजरी ऑफिसर को ये शक्ति है, अकाउंट्स ऑफिसर्स को ये शक्ति है
कि पास होने के लिए आए हुए बिल्स को वो महालेखाकार यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्री ऑडिट के लिए भेज सकते हैं और ये शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑडिट केवल पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है। अगर ऑडिट प्री ऑडिट के रूप में किया जाए तो ये पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है, ये डायग्नोस्टिक एक्टिविटी है। ये बात मेरी याद रखिए इंटरव्यू में बताने के लिए कि ये केवल पोस्टमार्टम एक्टिविटी नहीं है। इतना ज्ञान आपको फ्री चैनल पर मिल रहा है, पेड चैनल पर क्या क्या नहीं मिलता होगा। एक वो गाना है ना, देखने वाले ने क्या क्या नहीं देखा होगा तो मुझसे पेड चैनल पढ़ने वालों ने क्या क्या नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स हर साल होते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं, हर साल अखबारों में छपते हैं रिजल्ट्स। आप ना देखें तो इसको मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जिस समय रिजल्ट आते हैं समाचार पत्रों में हमारे सिलेक्शंस उत्कर्ष शिखर एकेडमी के बराबर सिलेक्शंस होते हैं। आप उत्कर्ष एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, वहीं पर छपते हैं हमारे सिलेक्शन, क्योंकि ये यूनिफाइड है। उत्कर्ष और शिखर एकेडमी एक ही हैं। हम ऑनलाइन वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ जाकर भी पढ़ाते हैं, अभी पढ़ा कर आए हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया मैं, कई बैचेस में पढ़ाया है। तो हमारे रिजल्ट्स कंबाइंड होते हैं। मेरे भाई की एकेडमी है उत्कर्ष एकेडमी स्वरूप नगर कानपुर, और ये शिखर एकेडमी शास्त्री नगर गाजियाबाद। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। उत्कर्ष एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस भी होते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।